नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं और शुरू करते हैं रोज की तरह चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह में जो पहली स्टोरी हमारी थी वो है कि आज ट्रंप अमेरिका ने कैसे एक खामेनेई के खिलाफ खात्मे का तीर चलाया है। ट्रंप चक्रव्यूह में ईरान का ब्लूप्रिंट क्या तैयार हुआ है, इस खबर को 10% लोगों ने वोट देकर देखना चाहा है। अगली खबर थी कि दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ ने रचा इतिहास, ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का कैसे हुआ इलाज। इस खबर को 13% लोग देखना चाहते हैं। नंबर 3 पे जो स्टोरी थी वो थी शंकराचार्य विवाद पर पहले नेता बटे और अब यूपी के अधिकारी ही आपस में भिड़ गए हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, ये भी आपको बताएंगे। इस खबर को 16% लोगों ने वोट देकर पसंद किया है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी के तौर पर जो कहानी आज निकल कर आई है और सबसे ज्यादा लोग देखना चाहते हैं वो है यूजीसी का मामला। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियम में पेच फंसा है। कहां पर यह पेच है, इसका पूरा विश्लेषण आज हम आपको दिखाएंगे। इस खबर को 61% लोग देखना चाहते हैं। तो यूजी के नए नियमों ने कैसे मचा दिए खलबली, आज चक्रव्यूह का पहला व्यू यहीं से टूटेगा। यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। कि भारत का अमन चैन बना रहे, नेपाल या बांग्लादेश की स्थिति भारत में न निर्मित हो, ये छात्र आक्रांता ना हो। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु का न्याय प्रदान करिए। ऐसा क्या है, यूजीसी का नियमन क्या कहता है, जो एक नया रेगुलेशन आया है। ये मेरे हाथ में भारत का गैजेट है, गैजेट ऑफ इंडिया, और इसी के बेसिस पर आज हमने ये पूरे प्रोग्राम को तैयार किया है। ये 8 पन्नों का गैजेट है। ये गैजेटेड हो चुका है। यूजीसी के जो नए नियम बने हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता को लाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, डांट के बाद ये बना है। आज विस्तार से एक एक चीज इस पर हम बात करेंगे। ये 8 पन्ने मैंने और मेरी टीम ने बहुत ध्यान से रात भर पढ़े हैं और फिर इस रिपोर्ट को आपके लिए तैयार किया। लेकिन इस बार में घटनाक्रम बहुत कुछ तेजी से बदला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी का यही वो 13 जनवरी का नोटिफिकेशन है जिस पर इस वक्त देश में हंगामा बरपा हुआ है। देश की लगभग सभी पार्टियों की जुबान पर मानो ताला सा लग गया है। अपवाद केवल आरजेडी को ही माना जा सकता है बड़ी पार्टियों के तौर पर, लेकिन सड़कों पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन हर बीते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि यूजीसी के नोटिफिकेशन में विवादों वाले नए नियम क्या हैं? यूजीसी के नए नियम के तहत जो समता कमेटी बनेगी वो क्या है? नए नियम के विरोध की वजह क्या है? क्यों छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि यूजीसी को नए नियम लाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, जिस वजह से छात्रों में उबाल देखा जा रहा है, खासकर अगड़े समाज के छात्र। आज चक्रव्यूह में मैं 8 पन्नों के भारत के इस राजपत्र के एक एक पन्ने को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर इस गजट में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, तमाम कंफ्यूजन से पर्दा हटाने की कोशिश अगले 1 घंटे में हम करने वाले हैं। पहले सुनिए किस तरह यूजीसी के इस नए नियम से समाज में 2 तरह के मैसेज देने की कोशिश चल रही है। नेहा सिंह राठौर को सुना आपने, अब आपको एक और बड़े कवि को सुनवाते हैं, उनकी बात करते हैं। हम बात करेंगे, इस पर तस्वीर डाली जाए कुमार विश्वास की, उस पोस्ट की जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है #UGC रोलबैक को समर्थन करते हुए। कुमार विश्वास जाने माने कवि है, वो लिखते हैं, इसमें उन्होंने रमेश रंजन की कविता की 4 पंक्तियां शेयर की हैं और वो लिखते हैं कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। हमने आपको अभी नेहा सिंह राठौर और कुमार विश्वास जो कि
जनमानस के दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा राज करते हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। इन दो कवियों की, इन दो लोक गायकों की, लोक प्रसिद्ध कलाकारों की बातें आपको बताई, दोनों का बयान दिखाया। दोनों अगड़े समाज से आते हैं, लेकिन यूजीसी के नए नियम को लेकर दोनों का व्यू बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये रेगुलेशन अगड़ों के खिलाफ है या फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले आप वो बदलाव समझ लीजिए जो 2012 से बिल्कुल अलग है। ये 3 बड़े बदलाव क्या है? इसमें जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, दिव्यांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई के दौरान समानता में बाधा बने या गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। इस डेफिनेशन में SC ST के साथ OBC छात्रों को भी इस नए नियमन में शामिल कर लिया गया। वहीं झूठी शिकायत करने पर सजा का जो प्रावधान पहले ड्राफ्ट में था, उसे फाइनल गैजेट से यानी इस गैजेट से हटा दिया गया है। यानी अगर किसी छात्र के खिलाफ झूठी और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से शिकायत की गई तो ड्राफ्ट में शिकायत करने वालों को फाइन या कॉलेज से सस्पेंड का प्रोविजन था, जिसे अब हटा लिया गया है। अगड़ी जातियों में विरोध का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है। जो सामान्य वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ पर किस तरीके से धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन है उसकी जो चिंगारी है वो इस वक्त भड़क रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जिला मुख्यालय का क्षेत्र है और यहाँ पर किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त धरने पर यहाँ पर बैठने के लिए बाध्य है। ये कानून यूजीसी 2026 जो आया है, ये काला कानून है। अंग्रेज भी है और मुगल भी ऐसा कानून नहीं बनाए। और एक तरीके से इसको नरेंद्र मोदी जो द्वारा बनाया गया सरिया कानून भी कह सकते हैं आप, क्योंकि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। यूजीसी ने नियमों का पालन करने के लिए हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एक समता कमेटी, जिसको इंग्लिश में इक्वालिटी कमेटी कह रहे हैं, वो बनाने का प्रावधान किया है। कॉलेजों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। EOC यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कॉलेज कैंपस में पिछड़े और वंचित छात्रों को शैक्षिक, वित्तीय और दूसरे मामलों में सलाह देंगे और उनके साथ भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान करेंगे। EOC के तहत हर कॉलेज को यह इक्वालिटी कमेटी बनानी ही होगी। इक्वालिटी कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में 10 सदस्य होंगे, जिसमें एक SC, एक ST, एक OBC, एक दिव्यांग और एक महिला होना अनिवार्य किया गया है। कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड भी बनाई जाएगी। इक्विटी स्क्वाड का काम ऑन स्पॉट निगरानी करना होगा कि कहीं कोई जातिगत टिप्पणियां तो नहीं हो रही, कहीं किसी को तंग तो नहीं किया जा रहा जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या किसी नस्ल के आधार पर। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में कार्रवाई शुरू होगी। यानी कोई शिकायत करता है तो इस कमेटी को 24 घंटे में पहली कार्रवाई करनी होगी, बैठक करनी होगी। वहीं जातीय भेदभाव को लेकर कॉलेजों को यूजीसी को सालाना भी अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यानी हर कॉलेज यूजीसी को अपनी रिपोर्ट देगा। इसके अलावा यूजीसी राष्ट्रीय स्तर की एक निगरानी कमेटी भी बनाएगा। यूजीसी के इन नियमों का उल्लंघन करने पर शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द हो जाएगी। इतना कड़ा कानून इसको बनाया गया है। जाहिर है इस गजट में जारी यूजीसी के रूल्स अब सिर्फ सलाह भर नहीं है, बल्कि नियम की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सोमवार को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसी को काला कानून बताते हुए। 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे।
सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण ये है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। अलंकार अग्निहोत्री एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे इस पूरी लड़ाई में ब्राह्मणों की तरफ से पैरोकार करने के लिए, या कह लीजिए सामान्य वर्ग की तरफ से पैरोकारी करने के लिए। यूजीसी के नए नियमों के विरोध करने वालों का तर्क है कि भेदभाव की परिभाषा सवर्ण छात्रों के खिलाफ बनाई गई है। आरोप है कि नए नियमों से सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। वो आरोप लगाते हैं कि सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव हो तो उनके लिए शिकायत करने का प्रावधान कहीं नहीं रखा गया है। झूठी शिकायत करने पर कोई सजा या प्रावधान नहीं होने से भी सवर्ण वर्ग के छात्रों में नाराजगी है, ऐतराज है। आरोप तो यह भी है कि इक्वेलिटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के सदस्य की अनिवार्यता का जिक्र नहीं किया गया है। यानी 5 सदस्य अनिवार्य कर दिए गए SC ST OBC के, लेकिन सामान्य वर्ग का अनिवार्यता नहीं है। अगर आरोप वंचित वर्गों के लिए, यानी कि अगर OBC बनाम SC के बीच में कोई आरोप हो या SC बनाम OBC पर कोई आरोप लगा रहा हो, तो बीच की जो समिति के लगे वो क्या करेगी? इन आरोपों को सुनेगी या नहीं सुनेगी, या समानता होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये नियम तो ऐसा बनाया गया है कि OBC और SC को के साथ अगर कोई प्रताड़ना हो रही है, जाति हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तो उनको हियरिंग मिल सके। पर अगर OBC SC के खिलाफ कर दे या SC OBC के खिलाफ कर दे, तब क्या होगा? इसका कोई जिक्र इन कानूनों में नहीं किया गया है। यदि यूजीसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून में संशोधन करने के लिए, यदि उस कानून में संशोधन नहीं होता है तो परशुराम का फरसा भी उठेगा और क्षत्रियों का तलवार भी उठेगा। देश के अगड़ी जाति के युवा यूजीसी के इन रेगुलेशंस की वजहों से अब सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों से प्रदर्शन चल रही है। ऐसे में सबकी नजर देश की दशा दिशा तय करने वाले नेताओं पर है, मंत्रियों पर है, सरकार पर है। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है। ऐसे में वो चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नियमन बन गए हैं वो कह रहे हैं हालांकि अपने बयान में कि भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, पर आरोप तो यही है कि सामान्य जाति के साथ इसमें भेदभाव किया गया है। सुधारने के लिए क्या करेंगे वो धर्मेंद्र प्रधान ने आज तो कम से कम नहीं कहा, लेकिन जो बाकी नेता हैं वो इस मसले पर अगड़ी जाति के युवाओं के साथ खड़े होने के मुद्दे पर कैसे स्टैंड ले रहे हैं, पब्लिकली क्या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का रिएक्शन दिखाते हैं, जो कि यादव समाज से आते हैं, OBC है। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय सन हरिहर नाथ की जय। पतलेश्वर नाथ की जय। भारत माता की जय। यूजीसी का अगड़ों के छात्रों का यह मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मंत्री जी ने तमाम भगवान के नारे लगा दिए, उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे या ना सुनने का वो कोई ड्रामा कर रहे थे, खैर वही बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर उनका ये रिएक्शन काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछड़े, दलित, आदिवासी की नाराजगी या दूसरी तरफ अगड़ों का विरोध, इन दोनों के बीच में गृह राज्य मंत्री की बोलती अजीब सी हो गई, बंद सी सुनाई दी। वो नित्यानंद राय चुप ही सुनाई दिए। यूपी में भी बीजेपी के दोनों जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी समझ में आ रहा है। शिवपाल यादव तक बोलने से बच रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता बोल तो रहे हैं, लेकिन बहुत बचते बचाते। स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं और जो नए रूल्स बनाए हैं वो शिक्षा
की बुनियादों को हिला देंगे। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि देश के बच्चे शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। संस्थाओं पे पाबंदी लगाई जाएगी, उनके फंडिंग रोके जाएंगे, रिश्वत ली जाएगी। सरकार का ये कदम शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसमें जात पात में बांटना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सरकार इस बात पर, जिस ढंग से विरोध हो रहा है पूरे देश में, सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, सरकार कुछ न कुछ करेगी, या यूजीसी को खुद रिव्यू करके इस ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए। यूजीसी ने कॉलेज में जातीय भेदभाव को लेकर जो नियम बनाए हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसा हुआ है। जिनको याद नहीं है, याद दिला दें कि दरअसल घटनाक्रम क्या था। दरअसल 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला और 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों दलित समाज से जुड़े हुए थे। दावा किया गया था कि जातीय उत्पीड़न के चलते उन्होंने सुसाइड किया। 29 अगस्त 2019 को रोहित और पायल के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा। साथ ही नए नियम बनाने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए इन नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। संसद की एक संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशों के साथ सौंप दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन थे। समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दे दी, जिनमें कहा गया कि भेदभाव वाले नियम की परिभाषा और इक्विटी कमेटी ओबीसी को भी शामिल इक्विटी कमेटी में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। इसके बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में कई बदलाव करके 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए। 15 जनवरी से ये नियम यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। यानी करीब करीब 4.5 करोड़ जो छात्र हैं वो इन नियमों के तहत आ गए, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और उसी दिन से, तभी से समाज के छात्र सड़कों पर हैं। यूजीसी ने नए नियम पर जाति के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां अब खुलकर समर्थन में खड़ी हो गई है, क्योंकि जाति के नाम पर जो पार्टियां राजनीति करती आई हैं उनको तो मौका मिल गया जो अगड़ों की पार्टियां मानी जाती है उन पर हमला करने। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। और नाराज किस बात के लिए होंगे? सामान्य वर्ग मंदिर बनाने की बात किया, मंदिर बनवा दिया एनडीए सरकार ने। 10% आरक्षण की बात किया, आरक्षण भी सरकार ने दे दिया। तो नाराज काम कहां नहीं हो रहा है? भारत की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम लोगों का मत साफ है। हम लोगों ने सदैव शोषित, वंचित, लांछित जो वर्ग हैं, जिनके हक और हकूक लगातार दबाए जाते रहे हैं, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं। ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिसमें SC ST OBC नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? यूजीसी के नए नियम पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि नए नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत नए नियम के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगा देने मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हमारे संविधान में, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे संविधान में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं। संविधान कहता है कि सभी समान हैं। यह आशंका है कि छात्र राजनीति में इन नए नियमों की आड़ में झूठी शिकायतें और मुकदमेबाजी बढ़ सकती है। अमूमन हमने कॉलेजेस में देखा है, हॉस्टल्स में देखा है कि जातिगत टिप्पणियां होती हैं, जाति सूचक समाज में टिप्पणियां की जाती हैं, जिससे विवाद बढ़ जाते हैं। और इन दिनों तो ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, खुद यूजीसी के आंकड़े कहते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। शायद इसीलिए ये समानता का नियम बनाने का कमेटी बनाने की बात की गई है। अगर यूजीसी और सरकार इसमें नाकाम रहती है तो नए नियमों का दुरुपयोग होगा, जैसा कि आशंका सामान्य जाति के जो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र वो लगा रहे हैं।
और निर्दोष छात्रों की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसका सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार का जो उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस प्रोटेस्ट में इतना ज़्यादा आप मुखर विरोध दिखाई दे रहे हैं। ये अधिकार भी है संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के जरिए ही सबको हासिल है कि हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक खास वर्ग को ये लगे कि उसके साथ प्रताड़ना की जा रही है, उसको पहले से ही अपराधी मान लिया जा रहा है। इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं ये कानून करने की, ये संशोधन करने की आवश्यकता, ये छात्र बोल रहे हैं कि इस कानून को, इस नियम में, इस कानून कुछ चीज़ों को बदला जाए ताकि सबको समावेश इसमें किया जा सके। अब ये धर्मेंद्र प्रधान और सरकार को तय करना है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी की। माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हठयोग पर हैं या किसी सियासी प्रयोग पर? क्या ये स्नान के बहाने सियासी घमासान? माघ मेला में क्या आस्था गुल, सियासत फुल? आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए। पहले शंकराचार्य पद पर सवाल, अब शुक्राचार्य कहने पर बवाल। शंकराचार्य जी को शंकराचार्य ही रहना चाहिए, शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। पहले शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ, अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर इस्तीफा वर्सेस इस्तीफा क्यों हो रहा? जो हमारे प्रदेश के चयनित मुखिया को जो इन्होंने अपशब्द बोला है, उससे मैं मर्माहत हूं। स्नान से शुरू हुई लड़ाई क्या सच में अहंकार पर आई? अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी आदित्यनाथ पर वार, योगी का बिना नाम लिए पलटवार। ये मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है, तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से ये सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। जब संत के लिए सम्मान और अपमान दोनों एक समान, फिर शंकराचार्य ने क्यों छेड़ रखा है सम्मान पर घमासान? सम्मानी निरादर आदरी, सब संत सुखी विचरत माही। आपको लग रहा होगा कि मैं रामचरितमानस की यह चौपाई क्यों पढ़ने लगा। पहले इसका मतलब समझिए, फिर आप सब समझ जाएंगे। इस चौपाई का अर्थ है जो संत प्रेम और नियम से शुद्ध हृदय के साथ भगवान की सेवा करते हैं, वे आदर और निरादार को एक समान मानकर पृथ्वी पर सुखी होकर विचरते हैं। क्या ये चौपाई स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को याद नहीं आ रही? अभिमुक्तेश्वरानंद सन्यासी हैं, संत हैं, महंतों के महंत हैं, सनातन के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य हैं। फिर उन्हें सम्मान की इतनी भूख क्यों है भाई? पहले मौनी अमावस्या के स्नान पर शंकराचार्य बनाम यूपी का प्रशासन हुआ। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए एक बार नहीं कई बार अभिमुक्तेश्वरानंद को कड़े संदेश दिए। माघ मेला और कल्पवास जैसे धार्मिक अनुष्ठान में सम्मान अपमान ने नाम पर सियासत की ग्रैंड एंट्री हो गई और अब वो लड़ाई यूपी में नौकरशाहों के इस्तीफे पर आ गई है। कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो आज अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम के लिए जो अपशब्द बोले हैं उससे वे आहत हैं और अब अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि यूपी में प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ सोचने का काम कर रही है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले इन दोनों को सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। उनको दिक्कत कि मैं आहत हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी ने, जो हमारे प्रदेश के चयनित मुखिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक चयनित मुखिया, संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक चयनित मुखिया को जो इन्होंने अपशब्द बोला है, उससे मैं मर्माहत हूं। पिछले विगत 2 दिनों से मैं इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अंततः मैंने आज निर्णय लिया कि जिस प्रदेश की नमक खाता हूं, जिस प्रदेश की रोटी खाता हूं, जिस प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है, यदि उस प्रदेश के मुखिया को जो संवैधानिक तरीके से चुने गए हैं और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे दर्द होगा। और सत्ता के समर्थन में इस्तीफा शायद पहली बार ऐसा हो रहा है,
तो कोई ब्राह्मण के अपमान से आहत है, तो कोई सीएम के खिलाफ अपशब्दों से बर्बाहत है। और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता अब अधिकारियों में हुए इस दो फाड़ पर सवाल दाग रहे हैं। देखिए, वो राजनीति में आना चाहते हैं और इस मौके पर वो चर्चा में बन करके और सियासत करना चाहते हैं। नौकरी करके पैसा वैसा कमा लिए होंगे, तो पैसा हो जाता है तो लोग राजनीति की तरफ भागते हैं। तो वही उनका एक पहल है और कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। ये जो दोनों टिप्पणियां सुनी आपने, ये दरअसल अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ थी, उस वक्त की टिप्पणियां थी, क्योंकि जीएसटी कमिश्नर का इस्तीफा तो दोपहर के बाद हो पाया। हालांकि किसी भी प्रदेश का अधिकारी, मैं साफ कर दूं कि किसी भी प्रदेश का अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता है, उसे जनता के टैक्स से पगार मिलती है। जहां अलंकार अग्निहोत्री से तुरंत कल के इस्तीफे के बाद उनका घर खाली करा दिया गया, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, वहीं प्रशांत कुमार सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष में रहते हुए अपना इस्तीफा सौंपा, उनके साथ अब तक ऐसी खबर नहीं आई है कि उनको भी घर खाली करने को बोला गया है। प्रशांत कुमार सिंह से तो घर से तो बाकायदा घर पे क्या किया जाएगा नहीं पता, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री के घर से बाकायदा सामान बाहर निकाला गया था। विरोध तो समझ में आता है, लेकिन कोई अधिकारी किसी के समर्थन में इस्तीफा दे दे, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा शायद पहली बार मैं सुन रहा हूं। और इसका लॉजिक क्या है? क्या आप मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा देना चाहते हैं? क्या ये आप जानते हैं कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, इसीलिए आप इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं? या कौन ड्रामा कर रहा है? अलंकार अग्निहोत्री ड्रामा कर रहे हैं या प्रशांत कुमार सिंह ड्रामा कर रहा है? इस पर बहस आने वाले दिनों में जरूर चलेगी। खैर, इसी बीच आज स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद के अनशन का 10वां दिन पूरा हुआ। 10 दिन से शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर डटे बैठे हैं, उसी पालकी पर बैठे हैं जिसमें वो मौनी अमावस्या के स्नान के लिए निकले थे। और इतना ही नहीं, वो उसी जगह पर अस्थायी डेरा बनाया हुआ है जहां मेला प्रशासन और पुलिस ने उन्हें पालकी समेत छोड़ दिया था। आज उसी जगह पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला पहुंचे, शंकराचार्य को अपना समर्थन दिया। यूपी सरकार और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रही इस लड़ाई में उमा भारती की भी आज एंट्री हो गई। वो उमा भारती जो बीजेपी की बड़ी नेता कही जाती हैं, उन्होंने शंकराचार्य होने का सबूत मांगने पर यूपी सरकार से, यूपी के प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। वो चाहती हैं कि दोनों पक्षों में अब सुलह हो जानी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने आज फिर से शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिए हैं। मैंने बताया कि मेरा शंकराचार्य जी से मतभेद, वैचारिक मतभेद, लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के सरकार ने वहां जो है छोटे जो हैं ब्रह्मचारियों को पिटवाने का काम किया, तो वो अच्छा नहीं लगा देखने। शंकराचार्य अभिव्यक्तेश्वरानंद पर सिर्फ यूपी के अधिकारियों में दो फाड़ नहीं दिख रहा, संत समाज भी शुरू से बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद पर हटियों के बहाने राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थन में आज संतों ने अनूठी साधना की है। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में तमाम संतों ने शिविर के सामने धुनी तपाई। धुनी तापकर संतों ने अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। हालांकि कंप्यूटर बाबा की कांग्रेस के से नजदीकियां छिपी नहीं है। वहीं कई संतों ने अनशन पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद पर पुष्प वर्षा भी की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलारी महाराज ने अपने खून से सीएम योगी को पत्र लिखा है। योगी के नाम लिखी चिट्ठी में फलहारी बाबा ने लिखा कि आप हिंदुओं के गौरव हैं, शंकराचार्य जी हिंदुओं के भगवान हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भी इनके पैर छूते हैं। आप दोनों सनातनी संतों के जुबानी युद्ध में सपाई और कांग्रेसी फायदा उठाने के लिए बिलबिला रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर संबल में श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि शंकराचार्य को शुक्राचार्य बनाने की साजिश रची जा रही है। तो देखिए, शंकराचार्य जी को हठ छोड़ करके अब अपने मठ में चले जाना चाहिए। वो हठ छोड़ें, और क्योंकि कुछ लोग कुछ विदेशी ताकतें और कुछ भारत में ऐसी ताकतें हैं जो शंकराचार्य जी के कंधे पे बंदूक रख के और सनातन को टारगेट
करना चाहती हैं, तो शंकराचार्य जी को शंकराचार्य ही रहना चाहिए, शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। शुक्राचार्य कौन थे ये तो जानते ही होंगे आप, जिन्हें नहीं पता वो भी जान लें। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य अब यूजीसी के मुद्दे पर भी मुखर हो गए हैं और वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं अग्निहोत्री साहब का। खैर, अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। और अब बात ईरान अमेरिका टेंशन की, जो धीरे धीरे युद्ध के मुहाने पर अब पहुंच गया लगता है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। अगले 24 घंटे के अंदर ईरान पर क्या बड़ा हमला हो सकता है? सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने वॉर नोटिस दे दिया है। जवाब में खामेनेई ने भी खंजर उठा लिया है और अमेरिका को मिटा देने की धमकी दी है। यानी कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल सुबह जब आप उठें तो आपको तेहरान की अमेरिकी शोलों से धधकती हुई तस्वीरें दिखाई दें। इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के अमेरिकी अड्डों में ईरान पर आग बरसती नजर आए। ईरान पर फाइनल प्रहार करने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। यह युद्धपोत अमेरिका के घातक हथियारों से लैस है, जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर शामिल है। जैसे जैसे अमेरिकी बाहुबली ईरान के करीब पहुंच रहा है, खामेनेई की सांसें उखड़ रही हैं। ईरान में रुक रुक कर हमले के सायरन अब बजते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश देंगे? ईरान में भले ही विरोध प्रदर्शन थम गए हों, लेकिन हमले के डर से अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है। अमेरिका का यूएसएस कैरियर बैटल ग्रुप अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से अरेबियन सागर होता हुआ ईरान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया पर तैनात कर दिए हैं और अमेरिका ने अपने कॉम्बैट फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम जॉर्डन में इजराइल में तैनात कर दिए हैं और इजराइल को वो सब मिसाइल्स भी दे दी हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल, जिनकी उनके पास कमी पड़ गई थी। यानी कि अमेरिका ने पूरी तरह से ईरान की घेराबंदी कर ली है। अब क्लाइमैक्स के पॉइंट का इंतजार है। खामेनेई ने भी ट्रंप को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ईरान कैसे अमेरिकी वॉरशिप को धूल चटाएगा, इसका ट्रेलर ईरान ने रिलीज कर दिया है। ये AI जनरेटेड वीडियो ईरान ने जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे ईरान की मिसाइल अमेरिकी वॉरशिप को तबाह कर सकती है। हालांकि ऐसे AI वीडियो ईरान पहले भी कई बार जारी कर चुका है। यह सच है कि युद्ध कभी AI से नहीं जीते जा सकते, लेकिन ईरान के इस वीडियो ने मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ा दी और ईरान के इरादों को भी दर्शा दिया। ईरान और अमेरिका के बीच इस टेंशन का अंत कब और कैसे होगा, इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी बिल्कुल अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा का इस पर क्या कहना है, आइए पहले वो सुन लीजिए। ईरान की को लेके अमेरिका नहीं चाहता कि रिजीम चेंज हो, बल्कि उसकी कोशिश इस बात पे है कि वो इतना दबाव डाल दे कि ईरान जो है वो प्रो अमेरिकन पॉलिसीज़ को, यानी अमेरिका से अच्छे संबंध बना ले और रशिया चाइना एक्सिस से निकल के बल्कि अमेरिकन और पश्चिमी देशों की पॉलिसी को वो आगे बढ़ाए उस क्षेत्र में और उनको ज्वाइन करे। अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए ईरान में वॉर बटन दबा दिया है। ट्रंप को जवाब देने के लिए खामेनेई ने पूरा खाका खींचा है। ईरान ने फारस की खाड़ी के आसपास रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवानों की तैनाती कर दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की कोशिश है कि किसी भी सूरत में यूएसएस अब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी में ना घुसने दिया जाए। सैन्य ताकत के हिसाब से अमेरिका के सामने ईरान कहीं नहीं टिकता, लेकिन फिर भी अमेरिका तेहरान को हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहा। दरअसल ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल क्षमता जमकर बढ़ाई है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। ईरान के पास 3000 से ज़्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। इसमें ईरानी फतेह जैसी सटीक गाइडेड मिसाइलें भी शामिल हैं, जो समंदर में अमेरिकी वॉरशिप पर भारी पड़ सकती हैं। एक साथ सैकड़ों ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करके ईरान अमेरिकी वॉरशिप की रडार को ओवरलोड कर सकता है। पिछले साल जून में इजराइल के साथ युद्ध में ईरान ऐसा करके दिखा चुका है।
ईरान ने एक साथ सैकड़ों मिसाइलें छोड़कर इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम को एक तरीके से फेल कर दिया था। इजराइल के अंदर ईरानी मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया था, आपको याद होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान होगा? ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो पहले से तेज और मजबूत जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान पहला वार नहीं करेगा, लेकिन हमले को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। अब इन तस्वीरों को देखिए, आपके सामने कुछ तस्वीरें आने वाली। ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत से आई। इस रैली में दिख रहे लोग हिजबुल्लाह के समर्थक हैं। खामेनेई के समर्थन में नारेबाजी कर रहे इन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। ये हिजबुल्लाह समर्थक ईरान का राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। लेबनान में ईरान का झंडा दिखाई दे रहा है, हिजबुल्लाह के लोग हैं, याद करिएगा। इस पूरे एक्सिस को ध्यान में देखिए, हिजबुल्लाह, हमास, ईरान, ये सब एक साथ है। इनके हाथों में खामेनेई की तस्वीरें और हिजबुल्लाह का झंडा एक साथ है। मैसेज बहुत साफ है, अगर ईरान पर अमेरिका ने आंखें टेढ़ी की तो अमेरिका को कड़ा जवाब हिजबुल्लाह भी देगा। ये सब एक हो जाएंगे। अमेरिका ईरान की तनाव की खबरों के बीच एक और ऐसी खबर जो अमेरिका को तनाव दे सकती है। ट्रंप टैरिफ चिल्लाते रहे और इधर भारत ने यूरोप के देशों के साथ वो डील कर ली जिसमें भारत की बल्ले बल्ले है और यूरोपीय देशों को भी फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 200 करोड़ लोगों का सीधे तौर पर फायदा है। आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। इससे यूरोप के 27 देशों से भारत के कारोबार का विशाल दरवाजा खुल गया है। इससे भारत खुश क्यों है और ट्रंप की नींद क्यों उड़ेगी, इसको भी आइए समझ लेते हैं। अगर आप मर्सिडीज, BMW, ऑडी, स्कोडा, वॉल्वो या पोर्शे जैसी यूरोपीय कारों के शौकीन हैं तो ये डील आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होने वाली। अब तक यूरोपीय लग्जरी कारों पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। वो ड्यूटी 70 से 110% के बीच थी, लेकिन अब वो 40% तक आ जाएगी। शुरुआती दौर के लिए यही सौदा हुआ है। अब इससे आपको इंपोर्टेड कार में कैसे फायदा होगा, इसको भी समझा देते हैं। अब तक आप 15,000 यूरो यानी करीब 16 लाख रुपए से महंगी कार जब खरीदते थे तो उस पर आप 100% भी टैरिफ था और अगर आप 32 लाख रुपए आपको चुकाने पड़ते थे। लेकिन अब यह ड्यूटी घटकर 40% रह जाएगी और यही कार अब आपको 22 लाख रुपए में मिल जाएगी। इतना ही नहीं, ये कुछ समय बाद टैरिफ 10% पर आ जाएगा, यानी 40% से कम कर 10% पर लेंगे, यानी कारें और सस्ती हो जाएंगी। तो ये कार आपको 17.5 लाख रुपए की मिल जाएगी। अब टेस्ला वाले एलन मस्क सोच रहे होंगे कि कहीं भारत में अपनी कार बेचने का वो जो सपना देख रहे थे वो तो चकनाचूर हो गया और ट्रंप की जिद की वजह से उस सपने को टैरिफ वाला पानी उस पर फिर गया है। भारत में यूरोपीय वाइन, विस्की की कीमतें भी हमेशा से ही आसमान छूती रही हैं। इन पर 100 से 125% तक की भारी ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब इस ऐतिहासिक समझौते के बाद यूरोपीय वाइन पर भी टैक्स काफी कम होगा। इसका मतलब है कि फ्रांस, इटली और स्पेन के मशहूर प्रीमियम ब्रांड्स अब भारतीय शौकीनों के लिए अधिक सुलभ और सस्ते हो जाएंगे। इस डील से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा मिलेगा, जो कि टैरिफ के बाद, ट्रंप के टैरिफ के बाद झटके में चल रही थी। भारत के चमड़े पर यूरोपीय यूनियन अभी तक 10% ड्यूटी लगाती थी, लेकिन डील के बाद से ये काम कम हो जाएगा और खत्म हो सकती है। इससे भारतीय कपड़े, जूते, लेदर के सामान, जूते, चप्पल सस्ते होंगे और डिमांड इनकी बढ़ेगी, यानी देश का खजाना भरेगा। इस डील से फार्मा और केमिकल सेक्टर को भी फायदे की बहुत उम्मीद है। ये सेक्टर भी टैरिफ के बाद, ट्रंप के टैरिफ के बाद संकट के दौर से गुजर रहा है। भारत को हर साल 20 से 30% के ट्रेड का फायदा हो सकता है। भारतीय दवाओं की यूरोपीय मार्केट में एंट्री आसान होगी, साथ ही जेनरिक दवाइयां और सोशल मेडिसिन के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है।
और इस समझौते के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होगा, ये भी दावा किया गया है। खैर, आखिर में हम आ चुके हैं चक्रव्यूह की बात करते हैं पब्लिक व्यू के। आज रिएक्शंस क्या आ रहे हैं आज की बड़ी कहानियों पर। प्रियम श्री का रिएक्शन है, यूजीसी प्रावधान पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी दूसरा पक्ष समझना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, सरकार बात जरूर सुनेगी। एक और ट्वीट विवेक पांडे का, ये लिखते हैं, मोदी सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यूजीसी पर कमेटी बनाने की बात आ रही है, विरोधियों को सब्र रखना चाहिए, सरकार उचित बदलाव जरूर करेगी। तो ये था आज का चक्रव्यूह। अब आपसे कल शाम 6:57 पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।